बताना है भारत के प्रथम महान्यायवादी जो है कौन। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवार हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो है परामर्श कौन देता है। सही है, महान्यायवादी, सही है। उसका इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बताना है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। यही है भारत के महान्यायवादी, सही है, भारत के महान्यायवादी। इसके बाद बताना है आपको राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करना किस आर्टिकल में। राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय, हाँ 143 सही है, हाँ सही 143 हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको महान्यायवादी का प्रसाद पर्यंत कितना आर्टिकल में वर्णित है। सही है, 76 का 4 में हो जाएगा, सही है। और ये किसके प्रसाद पर्यंत पे रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, नियुक्ति वही करता है, बात को याद रखना। इसके बाद बताना है आपको सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं कौन होते हैं। मतलब महान्यायवादी के अधीनस्थ ही होते हैं जो आपका जो है सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसके बाद बताना है वर्तमान में जो है अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। सही, के वेणुगोपाल हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है ये महान्यायवादी जो है संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद। सही है, संवैधानिक पद हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के प्रथम नियंत्रक लेखा परीक्षक कौन थे। ये आपका वी नरहरि राव हो जाएंगे, वी नरहरि राव हो जाएंगे, सही है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। महाधिवक्ता, जैसे राज्य में हो जाएंगे महाधिवक्ता और सेंट्रल में बात करें तो महान्यायवादी, सही है। इसके बाद बताना है संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित होता है। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में जो कौन उपस्थित होता है। इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है तो रहते हैं, सही है। इसके बाद बताना है आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको क्या के नाम से जानते हैं के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है। संविधान के द्वारा वर्णित होती है, संविधान में, हाँ संविधान में वर्णित होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है, सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शन का होता है। लोकलेखा समिति, सही है, उसी का जांच करता है। इसके बाद बताना आपको राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है। महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, सही है। इसके बाद बताना है आपको नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं। ये संचित निधि, सही है, भारत के संचित निधि पे ही आधारित होते हैं। इसके बाद बताना है महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल से किस आर्टिकल 148 से लेकर 151, सही है, 148 से 151 तक में हो जाएंगे। इसके बाद बताना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति किस आर्टिकल में बने। 149 में कार्यों का वर्णन है और नियुक्ति आपसे पूछ दे तो आपका 148 में हो जाएगा, सही है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है एवं जो है पदमुक्ति जो है ये दोनों जो है 148 में हो जाएगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन ये किस आर्टिकल में है। अंकेक्षण यानी रिपोर्ट से संबंधित की बात करते हैं 151 हो जाएगा, 151, सही है। संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना ये किस आर्टिकल में 150, याद करिएगा। 148 में आपका नियुक्ति हो गया। इसके बाद जो है 149 की बात करते हैं तो उसकी शक्तियां हो गई। इसके बाद बात करते हैं 151 में, 151 में क्या है राज्य के लिए जो है वो जांच के बारे में करता है और 151 में क्या है रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना है संसद यानी पार्लियामेंट से बताना है आपको संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की चर्चा 110 में, सही है। इसके बाद बताना आपको लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, सही है, उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीट का राज्यों के मत आवंटन किस वर्ष के जनगणना के आधार पर किया गया। 1971, सही, 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था। इसके बाद बताना है आपको भारत के लोकसभा का अध्यक्ष जो है किस प्रकार चयनित होते हैं। वोट की वोटिंग द्वारा होता है। उसी में लोकसभा सदस्य में ही वो जो है एक को चुन लिया जाता है, उसी में जो है चुन लिया जाता है। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है। राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है 249 याद रखिएगा। इसके बाद बताना है संविधान की 4वीं अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान करता है। सही है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। इसके बाद बताना आपको लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा 552, सही है, 552 हो जाएगा। इसके बाद बताना है
भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल है? संसद 105 सही है। हाँ, वही विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार जो है 105 नहीं हो जाएगा, वही है। इसके बाद होता है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति जो है कितना संख्या होना चाहिए? 1/10 सही है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 साल सही है। हाँ, राज्यसभा 30 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा नहीं होता, सही है। हाँ, इसके बाद बताना है आपको लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक तथावत रहेगी? 2026 तक, सही है। संसद में ही बताना है संसद का गठन किस आर्टिकल में है? 79 सही है। सरला याद रखिएगा। 100 से आपका 79 में है और रॉ से राज्यसभा का संरचना 80 में और इसके बाद लोकसभा की संरचना 81 में, सही है। इसके बाद बताना है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये किस आर्टिकल में? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किस आर्टिकल में? 82 आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 82 सही है, आर्टिकल 82 में। इसके बाद बताइएगा संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदन की अवधि जो होगी किस आर्टिकल में वर्णित है? 83 में, सही है, 83 हो जाएगा। संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं, ये किस आर्टिकल में है? हाँ, ये आपका 84 सही है। संसद के सदन की अवधि 83 में हो जाएगा और योग्यता या अहर्ताएं जो है आपका 84 में हो जाएगा, आर्टिकल 84 में। संसद के सत्र सत्रावधान या विघटन किस आर्टिकल में है? 85 याद रखिएगा। संसद के सत्रावसान या विघटन की बात करें तो आर्टिकल 85 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण किस आर्टिकल में वर्णित है? 87 में, आर्टिकल 87 हो जाएगा। राष्ट्रपति के सदनों से संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार, ये 86 में है, ये आर्टिकल 86 हो जाएगा, सही है। फिर से याद करेंगे, नहीं हो रहा है तो सबसे पहले 79 में बात करते हैं, देखिएगा संसद का गठन। इसके बाद 80 में क्या? राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन किस आर्टिकल में? 82 आर्टिकल 82 याद रखिएगा। संसद के सदन की अवधि 83, संसद की अहर्ताएं 84 सही है। संसद के सत्रावसान या विघटन 85 सही है, विघटन 85। इसके बाद राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार 86। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहेगा तो 87। हाँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबंधित 87। इसके बाद अपना सदनों के संबंध में मंत्री और महानुवादी का अधिकार, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महानुवादी का अधिकार, जैसे कि कोई महानुवादी जो होता है किसी जगह वो जाकर के बोल सकता है, निष्पक्ष रूप से बोल सकता है, तो वो किस आर्टिकल में वर्णित? यही चीज आर्टिकल 88 में वर्णित है, सही है। तो वही है सदनों के संबंध में मंत्री और महानुवादी का संबंध में बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए जो है। इसके बाद बताना है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति 89 सही है, 89 आर्टिकल 89 हो जाएंगे, सही है। हालांकि ये 64 में भी मिलता है, इसमें भी ठीक है, 89 में भी है, ठीक है। इसके बाद बताना है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, यानी राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना 90 में आर्टिकल 90 में। फिर से हम चलेंगे 85 से, ध्यान दीजिएगा। संसद के सत्र सत्रावसान या विघटन आर्टिकल 85 सही है। इसके बाद राष्ट्रपति के सदनों से संबंधित तथा संदेश देने का अधिकार 86 में, सही है। राष्ट्रपति का अभिभाषण की बात करते हैं, विशेष संबोधन 87 में हो जाएगा, सही है। सदनों के संबंध में मंत्री और महानुवादी की बात करते हैं के संबंध, तो इसका 88 सही है। इस बार राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की बात करते हैं तो 89 हो जाएगा, सही है। राज्यसभा के राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ये किस आर्टिकल में है? तो 90 में हो जाएगा, तो सही है। इसके बाद बताएगा सभापति के कर्तव्यों को निर्वहन तथा सभापति के बारे में बोल रहे हैं। सभापति के कर्तव्य के निर्वहन तथा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हो गया सभापति के निर्वहन के रूप में उपसभापति कार्य करना किस आर्टिकल में वर्णित? ये 91 सही है, हाँ 91 हो जाएगा। इसका मतलब लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सही है, 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र पद से हटाया जाना, ये सब किस आर्टिकल में? सही है, 94 में। तो आपका 93 में क्या हो गया?
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और उसको हटाया जाना या अपने आप से त्याग पत्र देना, वो आर्टिकल 94 में हो जाएगा। सही है। इसके बाद है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति जो है किस आर्टिकल में है? 95 95 में याद रखिएगा, 95 में याद रखिएगा, आर्टिकल 95 में वर्णित है। इसके बाद बताना है आपको, जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये 96 में है, याद रखिए 96 में। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ये किस आर्टिकल में है? 99 में। हाँ 99 हो जाएगा। दोनों सदनों के मतदान रिक्ति के होते हुए भी संसद को कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति 100, आर्टिकल 100 याद रखिएगा। सही है। स्थानों का रिक्ति होना, यानी संसद के स्थानों का रिक्ति होना किस आर्टिकल में? 101 में। सही है, रिक्ति होना 101 है। संसद के सदस्यों के लिए निहरताएं 102 में। हाँ, स्थानों की रिक्ति होना 101, इसके बाद संसद के सदस्यों के लिए निहरताएं 102 हो जाएगा। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, संसद की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय जो है 103 आर्टिकल हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 में कौन सा संविधान संशोधन? हाँ ये सही है, 21वें संविधान संशोधन के तहत ये बढ़ाया गया था। इसके बाद बताना है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले उसके द्वारा भंग किया जा सकता है, किसकी अनुशंसा? प्रधानमंत्री की अनुशंसा। सही है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देगा। सही है। इसके बाद बताना है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित किया गया है? मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए जो है ज्यादा सीटें आरक्षित किया गया है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही है, जो कि कितना किया गया? 6 को किया गया। सही है। इसके बाद बताना है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 साल। सही है, 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया, उल्टा बोले, 1 बार में जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सही है। इसके बाद बताना है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को जो है सदस्य या मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन हालांकि इसको हटा दिया गया। इसके बाद याद करना है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होगा? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा सदस्य के लिए उसकी जो है योग्यताएं होनी चाहिए, तो ठीक है 25। इसके बाद बताना है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा 545। सही है, 545 वर्तमान में है। इसके बाद बताना, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश। सही है। लोकसभा सीट कितना है उत्तर प्रदेश में? 80 को। सही है। राज्यसभा सीट कितना है? 31 को। सही है। इसके बाद बताना है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 48 को। सही है, महाराष्ट्र में 48 को हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल में बात करें तो 42 को, बिहार में बात करें तो 40 को। तो बिहार जो है भारत में कौन सा स्थान लोकसभा सीट के स्थान? सही है, 4था स्थान, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बिहार हो जाएगा। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा सीट में, तो बिहार का स्थान राज्यसभा सीट में जो है कितना स्थान है? 4थे स्थान है। सही है। सबसे ज्यादा किसमें? उत्तर प्रदेश में 31। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 को। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में सेम है। कर्नाटक आता है, सबसे ज्यादा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आपका तमिलनाडु 18 को है। इसके बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल और बिहार जो है दोनों सेम है, जो कि 16। इसके बाद बताना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा? लद्दाख आ जाएगा। सही है, लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है निर्वाचित लोकसभा का क्षेत्र है ये। इसके बाद आपको बताना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते व पेंशन जो है किस प्रकार मिलते हैं? भारत के संचित निधि से मिलते हैं। सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वेतन भत्ता किस प्रकार मिलता है? ये भी भारत सरकार के संचित निधि से मिलता है। इसके बाद बताना है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में उन्नाव जो की जगह पड़ता है लोकसभा क्षेत्र का, जो कि उत्तर प्रदेश में जनपद भी था। इसके बाद बताना है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? सही है, 51 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था। हालांकि ये चला था कब? तो 21 फरवरी 1952 के मध्य चला था ये, यानी स्टार्ट जो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है ये चला था पहला आम चुनाव। इसके बाद बताना है आपको, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते? 2 कम से कम है, यानी कि 6 महीना में मिनिमम जो है उसको बुलाना जरूरी है। ठीक है।
तो आपका जो है 2 हो जाएगा इसका आंसर। सही है। इसके बाद बताना है लोकसभा में बिहार का टोटल सीट कितना है? 40। 40 को सही है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 10 11 को सही है। छत्तीसगढ़ में 11 को हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में 29 को याद रखना है। मध्य प्रदेश 29 को, छत्तीसगढ़ 11 को, बिहार 40 को। हाँ, लोकसभा के बारे में बोल रहे हैं, सही है। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल की बात करते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल में हम पूछ रहे हैं कि मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। सही है। हाँ। इसके बाद बताना आपको प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? सही है। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। सही है। इसके बाद जो है इसका क्या काम होता है? ये होता है नया जो लोकसभा होता है ना, उसको शपथ दिलाना होता है, या नव निर्वाचित लोगों को जो है शपथ दिलवाना इसका काम होता है। उसके बाद उसका समाप्त हो जाता है। सही है। इसके बाद आपको बताना है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन? जीवी मालवंकर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है लोक लेखा समिति जो है किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति संशोधन होता है ना, उसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है जांच करती है कौन? सही है। आपका लोक लेखा समिति ही करती है। इसके बाद बताना है जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट जो है किसके पटल पर रखवाता है? संसद के पटल पर रखवाता है। लोकसभा या राज्यसभा, संसद दोनों में। इसके बाद बताना है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष। 1 वर्ष। लोक लेखा पूछे या प्राक्कलन पूछे, दोनों का 1 ही वर्ष होता है, इसको याद रखना। इसके बाद बताना है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने? राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य जो है राज्यों के विधान सभा के द्वारा चुनी जाती है। सही है। ठीक। इसके बाद बताना है विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों की कुल संख्या जो कितना? विशेषाधिकार समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितना? 25 को। विशेषाधिकार में 25 को, 15 को लोकसभा से और 10 को राज्यसभा से। लोक लेखा में पूछे तो 22 को, 15 को लोकसभा, 7 को राज्यसभा। प्राक्कलन समिति पूछे तो 30 को, जो कि सभी मेंबर जो है लोकसभा के ही होते हैं। सही है। इसके बाद बताना है टोटल वित्त विधेयक जो है धन विधेयक होगा या नहीं? टोटल वित्त जो है धन होगा या नहीं? नहीं होगा। याद रखना है टोटल वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। इस चीज को आप याद। इसके बाद बताना है आपको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। सही है। इसके बाद बताना है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन? सही है। नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य थी, जो कि कब ही बनी? 1980 से 86 में रही। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार, जो कि 2009 के अराउंड में ये बनी थी। 2009 से 14 तक इसका कार्यकाल था इनका। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? विश्वनाथ प्रसाद। जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर। आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं। जीवी मालवंकर के जो है विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद बताना है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। सही है। स्पीकर के। हाँ, स्पीकर के नियंत्रण में ही होता है। हाँ, आर्टिकल 98 हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था संविधान सर्वोच्च। सही है। इसके बाद बताना है आपको प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते जो है किस प्रकार मिलते हैं? ना, ये भारत के संचित निधि से नहीं मिलता है। इस बात को इसलिए हम बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत के संचित निधि पर जो कौन सा व्यय भारित नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन बना के, तो याद रखिएगा। ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति दे देगा, फिर प्रधानमंत्री दे देगा, इसके बाद अटॉर्नी जनरल दे देगा, या आपको जो है दे देगा सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री को जो है संचित निधि से पैसा नहीं मिलती है। इसके बाद इसको तो ना कैश नहीं मिलता है, उसको तो काम पे मिलता है ना। हाँ। इसके बाद बताना है आपको धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। सही है। हाँ, केवल लोकसभा में धन विधेयक को जो पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में याद रखना नहीं किया जाता है। इसके बाद बताना है धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? हम राज्य में बोल रहे हैं, राज्य विधानसभा में। ठीक है। सेंट्रल में लोकसभा में। सही है। इसके बाद बताना है आपको आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? ये जो है
बजट से पूर्व किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बजट से पूर्व, जैसे अब 1 फरवरी को बजट निकलता है, उससे पूर्व जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। इसके बाद बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। सही है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको, यही तक था ना? ठीक है, संगम हो गया था ना कल। आज आपको गुप्त साम्राज्य से, हाँ, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है किस शताब्दी के अंत में? तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। सही है, कहाँ में हुआ? कौशाम्बी में हुआ था। सही है, कौशाम्बी में हुआ था। इसके बाद बताना है संभवतः जो है गुप्त लोग जो है किसके सामंत? सही है, कुषाण के सामंत थे। सही है, कुषाण हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। सही है, श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 से 80 तक रहा था। हालांकि इसको याद नहीं करना, लेकिन कल कभी अरेंज में दे देगा इसको। इसके बाद बताना है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच बना था। सही है, घटोत्कच बना था। इसके बाद बताना है गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन है? चंद्रगुप्त। सही है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। सही है, जो कि अगर हम बात करते हैं वास्तविक संस्थापक भी यही था, चंद्रगुप्त प्रथम ही था। इसके बाद बताना आपको वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश से संबंधित है, दोनों अलग अलग। इसके बाद बताना है आपको, और ये गुप्त साम्राज्य जो है ये आपका ईस्वी में है और वो ईसा पूर्व में है, मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम जो है बताइएगा किससे शादी किया था जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया? लिच्छवी की राजकुमारी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था और इसी में जो है उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। सही है। इसके बाद बताना है गुप्त संवत की शुरुआत जो है लमसम में कब? 319 सही है, 319 ईस्वी में। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था। सही है, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। इसके बाद बताना है 355 ईस्वी में राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो समुद्रगुप्त बैठा है। इसने आर्यावर्त को कितना शासक को पराजित किया? 9 गो का। आर्यावर्त में जो 9 शासक को पराजित किया और दक्षिणावर्त में 12 गो। सही है, आर्यावर्त में 9 और दक्षिणावर्त में 12 शासक को पराजित किया था। कौन? तो आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसके बाद बताना है हाँ, इन्हीं विजय के कारण इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यही जो है हाँ, इसी पे विजित किया था, यानी कि 9 शासक को जो है आर्यावर्त में और दक्षिणावर्त में 12 शासक को हराया था। इन्हीं के कारण जो इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है बहुत बार, अश्वमेव कर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त। याद रखना है आपको, ये कौन कौन सा है? हाँ, अश्वमेव कर्ता हो गए, विक्रमांक हो गए, या परम भागवत की उपाधि जो है किसने धारण किया था? तो समुद्रगुप्त ही धारण किया था। इसको याद रखिएगा। इसे और कहा जाता है कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। सही है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? सही है, विष्णु का उपासक था। सही है, विष्णु हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का भी कुछ प्रमाण मिलता है। आखिर में कैसे है? सही है, ऐसा अनुमान इसके सिक्के पर जो है बीना वादक करते हुए दिखाया गया है, इसलिए उनको जो है संगीत प्रेमी की जो है दिखाया गया है, संगीत प्रेमी वो थे। इसके बाद बताना है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हुआ था? हरिसेन हुआ था। सही है, इन्होंने ही इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो है उजागर किया था, लेख लिखा था। हाँ, ये पूछा भी गया था। सही है। इसके बाद बताना है आपको समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विराट उपाधि को धारण किया था। क्या नाम था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अभी तक टोटल 14 शासक धारण किया था। ये सबसे ज्यादा मजबूती में जो है यही था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। इसके बाद बताना है इसी के समय में एक चीनी यात्री आए थे जिनका क्या नाम? फाहियान आया था। सही है, फाहियान आया था चीनी यात्री। इसके बाद बताना है किसके उपलक्ष्य में, यानी किस क्षेत्र को विजय पाकर के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के को जारी किया था? शक को जो है विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। सही है। इसके बाद बताना है आपको इन्होंने जो है एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। बताइएगा कब धारण किया था?
57 ईसा पूर्व में। और कैसे किया था उसको सुनिएगा। इसने पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में क्षत्रप की विजय पाने के, हालांकि ये चीज नहीं है, ये दिया हुआ कब किया ये नहीं दिया है, तो ऐसा दिया गया है जो उज्जैन के शासक जो था वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हालांकि टोटल 14 शासक अभी। इसके बाद बताएगा अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान में से एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें क्या कहते थे? नवरत्न, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। याद रखना है। कालिदास किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही थे। सही है। इसके बाद बताएगा धन्वंतरी हो गए। इसके बाद बताए अमर सिंह हो गए। सबसे पहले बताएगा अमर सिंह का एक रचनाकार था। रचनाकार जो है इनका कौन सा था? बुक का नाम जो है अमर सिंह के रचनाकार थे, इनका क्या नाम था? एक बुक लिखे थे अमरकोश। अमरकोश के रचनाकार जो है आपका अमर सिंह ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा 12 मिहिर जो थे वो क्या थे? खगोल विज्ञान थे, खगोल वैज्ञानिक थे। सही है। इसके बाद बताएगा बररुचि जो है किसके दरबार में रहते थे? बररुचि ये था। सही, इसी से चंद्रगुप्त द्वितीय। हालांकि जितना नाम बोले हैं सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। सही है। इसके बाद बताएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संधि विग्रहित सचिव जो है कौन था? हाँ, वीरसेन सैव। वीरसेन सैव था। सही है। न्यायालय ने बहुत चीज जोड़ दिया पहले दृष्टि में से। इसके बाद बताएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। देखिए फिर आएंगे गुप्त से स्टार्ट करेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो गए। उसके जो है उत्तराधिकार घटोत्कच हो गए। इसके बाद जो है कौन हो गए? चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। चंद्रगुप्त प्रथम तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे समुद्रगुप्त। 5वें स्थान पे चंद्रगुप्त द्वितीय। 6ठे स्थान पे कुमारगुप्त। यहाँ तक याद रखना है आपको। इसके बाद बताना है कुमारगुप्त या इसको गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते हैं इसको। सही है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। सही है। और इसको ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम। पूछे मोहम्मद गौरी का। सेनापति किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। सही है। इसके बाद मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही। सही है। लाख बख्श नाम से किनको जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। सही है। इसके बाद बताना है आपको कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। ये सब उंगली पर याद रह जाएगा, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित किसका पुनरुद्धार करवाया था? सुदर्शन झील का करवाया था। सही। और ये सुदर्शन झील बनाया कौन? मौर्य काल में। हाँ, मौर्य काल में बना था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाया गया था। हालांकि इसको बार बार पुनरुद्धार करवाया गया था, बहुत सारे शासक करवाए थे। इसके बाद बताना है स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को जो है कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? स्कंदगुप्त ने जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सही है। सौराष्ट्र का जो है गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासन काल में जो है किसका आक्रमण हुआ था? हूणों का। हूणों का आक्रमण हुआ था। सही है। हूणों का आक्रमण हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? सही है। स्कंदगुप्त हो जाएंगे। अंतिम गुप्त शासक की बात करें तो स्कंदगुप्त। आप याद हो गया। टोटल 7 वो शासक हुए। हालांकि कौन कौन से शासक बने जो कि विराट शासक रहे? 7। हालांकि छोटे छोटे बहुत सारे। हाँ, पहले जो है श्रीगुप्त हो जाएंगे, घटोत्कच हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इसके बाद समुद्रगुप्त हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। इसके बाद स्कंदगुप्त हो जाएंगे। और इसके बाद कुमारगुप्त। इसके बाद स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। इसके बाद बताना है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या था? देश था। देश याद रखना है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो है देश था। जिसके शासक को क्या कहते थे? देश। गोपना। इसके शासक को क्या कहते थे? गोपना कहते थे। सही है। इसके बाद बताना है एक दूसरी प्रादेशिक इकाई मुक्ति या प्रांत थी, इसके शासक को क्या कहते थे? गोपत। उपरीक। वो गोपत तो चल गए। यहाँ अथर्ववेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वहां है। इसके बाद बताना है आपको पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहते थे? चाट भाट कहते थे। सही है। और पुलिस विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते थे उसको क्या कहते थे? दंड पाशी कहते थे। सही है। इसके बाद बताना आपको ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर। महतर कहलाते थे। सही है। ग्राम सभा के मुखिया ग्रामिक और जो है इसके अन्य सदस्य जो है महतर कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम था। और सबसे बड़ी अभी पूछे तो देश। सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा ग्राम हो जाएगा, याद हो सकता है। इसके बाद बताना आपको ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई थी, इसको क्या कहते थे? ग्राम समूह। ग्रामीण। पेट।
पेट कहते थे, पेट याद रखना है। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था, उसको पेट कहते थे, पेट। इसके बाद बताना है आपको भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? 1/4 से 1/6 याद रखना, 1/4 से 1/6 गुप्त काल में जो है रहा करता था, इतना भूराजस्व उत्पादन था। इसके बाद बताना है आपको कृषि करने योग्य भूमि को जो है क्या कहते थे गुप्त काल में? क्षेत्र कहते थे, एरिया कहते थे, एरिया कहते थे, क्षेत्र कहते थे। इसके बाद बताना वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? वस्तु। हाँ, वास्तु या वस्तु, हाँ, वास्तु याद रखिएगा। कृषि करने के क्षेत्र, तो क्षेत्र रहेगा तो कृषि करेंगे, इस चीज से याद हो जाएगा। वास करने योग्य वास्तु, वास्तु का मतलब ही होता है घर मकान, तो याद करिएगा। इसके बाद बताना है पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे? चारागाह भूमि, सही है, इतना नाम से ही है। इसके बाद ऐसी भूमि को जिसमें जोतने योग्य ना हो, सील यानी सील यानी सील कर दिए उसको, जो आप उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, खेती वेती नहीं कर सकते हैं, सील हो गई। ऐसी भूमि जो जंगली हुआ करता था, अपरस्त याद रखिएगा, अपरस्त जिसको ऐसी भूमि जो जंगली हुआ करता था अपरस्त करते थे गुप्त काल में। इसके बाद है सिंचाई के लिए जो है किसका प्रयोग करते थे? किस यंत्र का? सही है, रिहट या आपका घंटी का प्रयोग करते थे। श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे गुप्त काल में? श्रेणी के प्रधान को क्या कहते थे? ज्येष्ठक, ज्येष्ठक हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको गुप्त काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुप्त काल में, हाँ, गुप्त काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन, उज्जैन याद रखना है आपको, उज्जैन में था। इसके बाद बताना है स्वर्ण मुद्रा जो है सर्वाधिक मात्रा में किसने चाली थी? गुप्त वंशी चलाया था। और सबसे अशुद्ध सोना किसने चलाया था? अशुद्ध सोना हम कर रहे हैं तो गुप्त शासक ही चलाया था, सबसे अशुद्ध, भारी मात्रा में भी चलाया था लेकिन अशुद्ध। सबसे शुद्ध पूछे तो कुषाण, सही है, कुषाण। और सबसे पहले पूछे तो हिंद यूनानी हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको इसकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेख को क्या कहा? ये स्वर्ण मुद्रा जो चलाया था इसको क्या कहा? दिनार, दिनार। गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जानते हैं, सही है। इसके बाद बताना है गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी मात्रा में जो है चांदी के सिक्के भी चलाया था, यहाँ याद करना, चांदी के सिक्के। अब बताना आपको गुप्तकालीन मंदिर है विष्णु मंदिर जो है कहाँ स्थित? मध्य प्रदेश, सही है, तिगवा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, वही है, जबलपुर में ही है, सही है। इसके बाद शिव मंदिर की बात करते हैं, शिव मंदिर कहाँ है? हाँ, ये भी मध्य प्रदेश में है और घुमरा में, घुमरा। तो आप याद रखें विष्णु जो है तिगवा में है, जबलपुर में पड़ती है तिगवा, और ये मध्य प्रदेश में। इसके बाद शिव मंदिर की बात करें तो घुमरा जो कि नागौदा में पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। पार्वती मंदिर की बात करते हैं, पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? पार्वती नैना कुठार मध्य प्रदेश में ही है, हाँ याद करना, नैना कुठार मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद दशावतार मंदिर की बात करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि ललितपुर में पड़ता है ये जो, हाँ सही है। शिव मंदिर की बात करते हैं तो एक शिव मंदिर आपका घुमरा में था और एक खो में, उत्तर प्रदेश, खो में, एक नहीं, दोनों मध्य प्रदेश में ही है। एक घुमरा है और एक खो है, अलग अलग जगह है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। दोनों नागौद में ही पड़ता है, नागौद जिला है वहां का, तो वही पड़ता है। इसके बाद बताना आपको लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं, लक्ष्मण मंदिर कहाँ मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, भीतर गांव कानपुर में ही आता है, याद करना, कानपुर में जो है ये है लक्ष्मण मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बताना है आपको विंध्य जंगल में जो है कौन से जाति लोग अपने देवताओं के मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? विंध्य जंगल में जो है गुप्त काल में अपने देवताओं को जो है कौन सा जाति मनुष्य का जो है मांस चढ़ाते थे? सवर जाति, सवर जाति जो है मांस चढ़ाते थे, याद रखना है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है कौन सा अभिलेख में मिला? सही है, एरन अभिलेख में मिला है। और एरन अभिलेख के जो है रचनाकार कौन है? भानुगुप्त, भानुगुप्त हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका, गणिका याद रखिए, गणिका कहते थे। और वृद्ध वेश्याओं को क्या कहते थे? कुटनी, कुटनी याद रखना है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका, और जो वृद्ध महिला वेश्यावृत्ति करती थी उनको कुटनी कहते थे, सही है, कुटनी। इसके बाद बताना है आपको गुप्त सम्राट जो था कौन सा धर्म का अनुयायी? गुप्त सम्राट वैष्णव का था, सही है, वैष्णव का ही हो जाएंगे। इसके बाद बताना है इनका जो है विष्णु का जो है वाहन राजचिन्ह क्या था? गरुड़, सही है, हाँ, विष्णु का जो है वाहन जो था वो गरुड़ चिन्ह हुआ करता था, गरुड़। और गुप्त का भी आपका जो है यही था, गरुड़ ही था, याद रखना, गरुड़ ही गुप्त का भी था। इसके बाद बताना है आपको, अभी बताए थे देवगढ़ मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा जिला? ललितपुर जिला, ललितपुर जिला में स्थित है, सही है। और यह किस नदी के किनारे? ललितपुर जो है किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे ललितपुर स्थित है। अजंता की निर्मित गुफा जो है टोटल कितना गुफा है? अजंता में निर्मित गुफा टोटल जो है 29 गुफा,
29 गुफा, वो जो आप 34 बोले, एलोरा में 34 को याद रखना है, अजंता में 29 है। 29 गुफा है, लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 जो है गुप्तकालीन को दर्शाता है। तो आपको पूछेगा अजंता की गुफा में जो है, अजंता से निर्मित जो गुफा है उसमें गुप्तकालीन को जो है कौन सा नंबर को दर्शाता है, तो 16 और 17 को, मात्र 2 है जो कि 16 और 17 है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो किसमें है, तो 16 में जो है राजकुमारी का जो है चित्र वर्णित किया गया है। इसके बाद बताना है चित्रशाला कौन से गुफा संख्या को कहते हैं, 17 सही है। हाँ, चित्रशाला की बात करते हैं तो 17 गुफा संख्या को कहते हैं। इसका बताना है अजंता की गुफाएं कौन सा धर्म से संबंधित है, तीनों नहीं, तीनों बौद्ध से हो जाएगा, बौद्ध से हो जाएगा, जो कि महायान शाखा से, महायान जिसमें सुनिएगा, एलोरा हो जाएगा तो वो तीनों है, याद रखिए। अजंता की गुफा बौद्ध से, एलोरा का हो जाएगा आपका तीनों, यानी कौन कौन, बौद्ध जैन एवं हिंदू, बौद्ध जैन एवं हिंदू तीनों से संबंध है, अजंता से कोशित बौद्ध से। इसके बाद बताइएगा गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है बाघ की गुफा है, जो बाघ की जो है गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है, सही है। कौन सा जिला, तो धार जिला में, सही है, धार जिला में स्थित है। इसके बाद बताइएगा विष्णु काल में गुप्त शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा था, पंचतंत्र था, जो कि किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, सही है। और संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया इसको, सबसे प्रचलित ग्रंथ जो है कौन सा था, तो पंचतंत्र ही माना गया है। बाइबिल के बाद जो है इसका स्थान दूसरा है, बाइबिल के बाद। इसके बाद बताना है इससे 5 भागों में बांटा गया है, एक मित्र भेद है, एक मित्र लाभ है, एक संधि विग्रह है, एक लब्ध प्रणाश है, और क्या है, अपरिछाणिक है। इसके बाद बताना है आपको आर्यभट्टियम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, आर्यभट्ट, और सूर्य सिद्धांत, ये भी आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम सिद्धांत जो है दोनों जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। ये कहाँ के थे आर्यभट्ट, जो है कहाँ के थे, आर्यभट्ट बिहार के, कहाँ में, बिहार के पटना के, पटना की याद रखिएगा। इसके बाद बताना है आपको बृहद संहिता के लेखक कौन होते, बारह मिहिर हो जाएंगे। देखिए ये बहुत सारे पुस्तक को लिखे थे, एक बृहद संहिता था, पंच सिद्धांत था, इसके बाद लघु जातक था, तो ये सब रचनाकार जो है बारह मिहिर के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताना है आपको गुप्त काल में पलकानब की पशु चिकित्सा पर जो है किसने लिखा है, हस्तारु वेद के द्वारा लिखा गया, हस्तारु वेद के द्वारा लिखा गया है, सही है। इसके बाद बताना है गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा क्या हुआ करता था, गुप्त राजा का जो है शासकीय भाषा क्या था, संस्कृत, सही है, संस्कृत हो जाएगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया, गुप्त काल में जो है चांदी के सिक्के रुपयक, सही है, रुपयक हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको पुराणों की वर्तमान रूप की रचना किस काल में हुआ था, पुराणों की वर्तमान रूप जो है की रचना किस काल में, तो गुप्त काल में हो जाएगा, सही है, गुप्त काल हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मण का सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान किया था, ग्राम अनुदान किया था, यानी गांव के ही अनुदान किए थे, ठीक है। इसके बाद बताना आपको देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना, देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी ऐसा में पूछा गया था, जो कि विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की ये रचना है। इसके बाद बताएगा अभिज्ञान संकुतलम जो है किसकी चर्चा, किसकी रचनाकार है, कालिदास इसकी रचनाकार है, सही है। इसके बाद बताना है आपको सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा गया, स्वर्णयुग कहा गया। तो किसके कारण, तो सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग क्यों कहा गया, तो ऑप्शंस आपको बहुत प्रकार के देंगे कि सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही जो है गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा गया, इसको याद रखना है। इसके बाद बताना है आपको वाकाटक वंश से भी था शायद ना, वाकाटक वंश में बताएगा वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुआ था, वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुआ था, 255 ईस्वी में लगभग में हुआ था। इसके बाद बताना है इसकी अगर हम बात करते हैं बिन शक्ति के पश्चात जो है उसका कौन सा पुत्र जो है बैठा था अपने गद्दी पे, परवरसेन प्रथम जो है उस गद्दी पे बैठा था, सही है। हाँ, बताइएगा वाकाटक वंश के एक ऐसा शासक, अकेला शासक था जिन्होंने जो है सम्राट की उपाधि धारण किया था, परवरसेन ही है, परवरसेन प्रथम ने ही जो है वाकाटक राजवंश के ऐसे शासक अकेले थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किया था, सही है। और पुराण में ऐसा पता चलता है जो कि इन्होंने
अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें, हाँ, और कितना अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2 बार। 4 बार। 4 बार याद ये रखना। सबसे ज्यादा हाँ, बार। सबसे ज्यादा बार यही करवाया था, याद रखिएगा। वैसे तो पतंजलि ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2 इस चीज को, हाँ 2 बार उन्होंने कराया था। इसके बाद बताएगा रुद्रसेन प्रथम जो है किस राजवंश से संबंधित थे? सही है, वाकाटक राजवंश हो जाएंगे, रुद्रसेन प्रथम हो जाएंगे, इसके बाद प्रभावती गुप्ता हो जाएंगे, इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय हो जाएंगे, नागेंद्र सेन हो जाएंगे, पृथ्वी सेन द्वितीय हो जाएंगे, ये सब वाकाटक राजवंश से ही संबंधित है। इसके बाद बताना है आपको वाकाटक राजवंश की इन शाखा की स्थापना जो है जो कि वसीम शाखा में एक वाकाटक आता था। एक तो आपका वाकाटक राजवंश अलग था, एक वसीम शाखा के अंतर्गत आपका वाकाटक राजवंश आता था। उसकी स्थापना कब हुआ? 330 ईस्वी में। और इसकी जो है स्थापना परवरसेन के छोटे पुत्र था सर्वसेन के द्वारा किया गया था। सर्वसेन के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताना है आपको वाकाटक नरेश जो है ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, जो किसका उपासक थे? शैव का और विष्णु का, दोनों का। हाँ, शैव का यानी शिव का और विष्णु का, दोनों का जो है ये उपासक थे। इसके बाद बताना है आपको अजंता का जो है कौन सा गुफा जो है बताना है आपको चित्र के निर्माण वाकाटक के एक शासन काल से संबंधित है। 16वां और 17वां, 16 और 17 हो जाएगा। पुष्पभूति राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पुष्पभूति के दौरान किया गया था। हाँ, नहीं पुष्पभूति अब नहीं लिखने लगा, इसके जगह वर्धन वंश लिख देता है। याद रखना है, वर्धन वंश पूछे या पुष्पभूति वंश पूछे, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि बीपीएससी में पूछा था तो पुष्पभूति ना देके सीधे वर्धन वंश के संस्थापक कौन? थोड़ा अल्टर ऑप्शन देगा, लगेगा ना यही होगा। तो याद रखिएगा दोनों एक ही वंश है और उसके संस्थापक जो है पुष्पभूति हो जाएगा। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? पुष्पभूति। संस्थापक पुष्पभूति हो जाएंगे। और इस अपने राजधानी को कहाँ बनाया? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सही, हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद बताना है प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो है यशोमती से 2 पुत्र, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन हुआ था। इसके बाद बताना हर्षवर्धन जो है एक नदी के तट पे जो है लड़ाई लड़ा था। कौन से नदी के तट पे जो है हर्षवर्धन लड़ाई लड़ा? नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी के तट पे। इसके बाद बताना है आपको किसके साथ लड़ा था? हर्षवर्धन जो है नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध लड़ा था? पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें जो है कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय जीता था, हर्षवर्धन की हार हो जाती है। सही है। और चीनी यात्री एक था जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था, तो कौन था? हुएनसंग जो है चीनी यात्री था, जिन्होंने आपका हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। सही है। इसके बाद बताना आपको स्टार्ट कर दिए, बहुत लंबा। इसके बाद बताना है